तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इक्विलिब्रियम का मतलब पढ़ लिया हमने। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे, तब जाकर के अपने पास में इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। ओके, अब जैसे कि अपने पास सिचुएशन, हमने एक टेंशन वाली सिचुएशन देखी थी उसमें कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों इक्विलिब्रियम में हमने उसको सॉल्व किया था। ठीक, तो जैसे उसी पे एग्जांपल पे बेस्ड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक रोड है जिसका मास m है और लेंथ कितनी है l। इसको क्या किया गया है, दो परपेंडिकुलर सरफेस के बीच में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सरफेस के बीच में इसको रेस्ट पे रखा है। ठीक है, ये वाली सरफेस क्या है, दिस इज स्मूथ, सॉरी ये वाली जो सरफेस है ये कैसी है, रफ सरफेस है। ठीक है, एंड इसका मास m है और लेंथ कितनी है l, और ये एंगल कितना बना रही है, थीटा। एंगल कितना बना रही है ये, थीटा। आपको इसमें पूछा है फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन needed to keep the rod at rest। ठीक है, तो रॉड को रेस्ट पे रखने के लिए, सो दैट कि ये ना तो ट्रांसलेट करे ना ही क्या करे, रोटेट करे, इसके लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये वाली सरफेस को रफ लेना है और इस रफ सरफेस का म्यू बताना है, सो दैट कि ये ना तो ट्रांसलेट करे ना ही रोटेट करे। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये इसमें यही है। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अपने को ये तो कंफर्म हो गया कि इसको रेस्ट पे रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी फोर्सेज हैं उनका साथ में, फोर्सेज के साथ में टॉर्क भी बैलेंस होना चाहिए। तो पहले तो इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास के ऊपर mg फोर्स लगा और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा n1, और यहाँ पर इस सरफेस पे, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस ने n2 नॉर्मल रिएक्शन लगाया इसके ऊपर। तो n1 और n2 नॉर्मल रिएक्शन आ गए, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इस रॉड के ऊपर। और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और कोई फोर्स लग रहा है इनके अलावा, और कोई फोर्स लगेगा इनके अलावा, यहाँ पे देखो जल्दी से, और कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि अगर स्मूथ हुई तो ये वाला जो पॉइंट है ये किधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, आगे, तो इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब हमने सारे फोर्सेस लगा दिए इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये देखो हमारे पास में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों बनाने हैं। तो पहला यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। व्हाट इज समेशन एफ एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, यहाँ पे एक n2 है और यहाँ पे f है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, n2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f। तभी तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0, पहला इक्वेशन। दूसरा, यहाँ पर समेशन एफ वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0, इंप्लाइज दैट यहाँ पर y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो mg है और दूसरा कौन सा है, नॉर्मल। तो mg बराबर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा कि नहीं। तो mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कोई फोर्स लगा है यहाँ पे नहीं लगा। तो सीधा सीधा अगर अपन देखें n1 और n2 कितना आ रहा है, f के बराबर आ रहा है, और mg किसके बराबर आ रहा है, n1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में क्या बैलेंस होना चाहिए, टॉर्क भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो टॉर्क अगर अपन देखें तो टॉर्क कितना लगेगा, यहाँ देखो कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट में, देखो ए पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये बी पॉइंट है। तो सपोज मैं ए पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालना चाहता हूं, तो टॉर्क अबाउट ए बराबर क्या होगा, टॉर्क अबाउट ए, वैसे इक्विलिब्रियम में फॉर कौन सा बोलेंगे अपन, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ
अबाउट ए बराबर टाउ अबाउट बी बराबर टाउ अबाउट सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स सारे बैलेंस हो रहे हैं, मतलब 0 हो रहे हैं, नेट फोर्स कितना है 0, तो टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट में क्या आएगा, सेम। ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। सपोज मैं ए के अबाउट निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ए के अबाउट निकालने में एक फायदा अपने पास में ये है कि हम यहाँ पे N1 और F इन दोनों का ही टॉर्क क्या हो जाएगा, इसके अबाउट में 0 हो जाएगा। N1 का और F का दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है, N1 भी वेरिएबल है, N2 भी वेरिएबल है और F भी वेरिएबल है। तो अपने को कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए और अपने पास यहाँ पे इक्वेशन कितनी मिली है, 2। यहाँ पे इक्वेशन कितनी मिली है, 2। तो अपने को 3 क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए 3 वेरिएबल फाइंड करने के लिए। तो तीसरी इक्वेशन अपन कहाँ से निकालेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से निकालेंगे। तो टाउ ए के अबाउट, कोई बोलेगा सर ए के अबाउट क्यों लें, सी के अबाउट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सपोज मैं ए के अबाउट ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स का टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 और F का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब mg का टॉर्क ए के अबाउट में कितना होगा, इसके लिए हम टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ, ए पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है L/2 और ये एंगल थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी L/2 cos थीटा। तो इसका टॉर्क कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ देखो R क्रॉस F, मतलब बाहर की तरफ कितना आएगा L/2 cos थीटा इंटू mg। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे L/2 cos थीटा इंटू mg, ये टॉर्क आ गया। ये किधर आ रहा है, बाहर के साइड में आ रहा है, तो इसको मैं सपोज प्लस लिख रहा हूँ, बाहर की साइड को क्या लिख रहा हूँ प्लस, अंदर की साइड में अगर टॉर्क आएगा तो उसको क्या लिखूंगा माइनस। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो दूसरा मुझे टॉर्क किसके लिए निकालना है, इस N2 फोर्स के लिए निकालना है। तो N2 फोर्स पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस परपेंडिकुलर जो आपने ये यहाँ पे ड्रॉप किया है इसकी वैल्यू कितनी है, ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज L, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L sin थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई L sin थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन लिखेंगे R क्रॉस F, फोर्स किधर है, फोर्स तो इधर है, और R किधर है इधर, तो R क्रॉस F करोगे तो ये किधर जा रहा है इनसाइड, तो इसका मतलब माइनस कितना लिखेंगे L sin थीटा इंटू mg। ठीक है, और ये टॉर्क कितना होना चाहिए, ये टॉर्क होना चाहिए 0। तो इसलिए L और L को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा mg भी कैंसिल। तो यहाँ पर अपने पास में आ रहा है कि cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो इस इक्वेशन से अपने को ये पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू पता चल रही है यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू अपने पास में आ रही है, दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा, और क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/2। ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है हाफ। अब यहाँ पर देखो कि एक थीटा भी अपने को नहीं पता था, थीटा पता था कि यहाँ पे नहीं, तो tan थीटा इक्वल्स टू आ रहा है हाफ। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन के बराबर, और फ्रिक्शन किसके बराबर है म्यू इंटू N1, फ्रिक्शन किसके बराबर है म्यू इंटू N1, मतलब 4 वेरिएबल है एक तरह से अपने पास। ओके, कितने वेरिएबल है 4, क्योंकि म्यू भी तो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो N2 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन के बराबर। N1 की वैल्यू कितनी है mg, तो फ्रिक्शन बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज म्यू टाइम्स N1, N1 कितना है mg।
हाँ, ये इतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये जो फ्रिक्शन म्यू एम जी लगा है ना, यही किसके बराबर होगा, N2 के बराबर। कौन सा बोल रहे हो सर? इट वुड बी L sin थीटा N2। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ये कितना होगा, L sin थीटा इंटू N2। यहाँ पे N2 फोर्स लगा है ना, तो यहाँ पर L sin थीटा इंटू क्या होगा, N2। हाँ, तो अगर अपन ने थीटा दे रखा है, तो यहां से अपने को वैल्यू मिलेगी N2 की, वो कितनी आएगी, N2 की वैल्यू अपने पास में आ रही है, देखो L और L तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा mg cos थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, साइन थीटा इंटू N2। ओके, तो N2 बराबर क्या आ रहा है, mg cot थीटा बाई 2। N2 बराबर क्या आ रहा है, दिस इज mg cot थीटा बाई 2। तो यहाँ पर mg cot थीटा बाई 2 आ रहा है ना N2, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी N2, मतलब म्यू म्यू N1 किसके बराबर होना चाहिए, म्यू N1 किसके बराबर होना चाहिए, N2 के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन किसके बराबर है, N2 के बराबर है ना, तो इसीलिए म्यू व्हाट इज N1, mg cot थीटा बाई 2, सॉरी ये तो कितना है, mg है, तो mg इक्वल्स टू N2 की वैल्यू कितनी आई, mg cot थीटा बाई 2, mg mg कैंसिल, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, cot थीटा बाई 2। ठीक है, अगर मान लो आपको दे रखा हो थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री, ठीक है, तो 37 दे रखा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू नीचे 2, आंसर इज 2/3। ओके, ये समझ में आ गया। क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो सबको ब्लर आ रहा है या तुम्हें आ रहा है सिर्फ, और किसी को ब्लर आ रहा है वीडियो, हैंड रेज करो किसी और को ब्लर आ रहे है तो। एक्चुअली नेट का वो कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर लो एक बार। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, सब लोग करेंगे और सही से करेंगे। एससीबी का प्रॉब्लम है, यहां पर वही अपने पास में दो परपेंडिकुलर क्या हैं, वॉल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये एक वर्टिकल वॉल है। इसके अगेंस्ट में 10 मीटर की एक लैडर है, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 10 मीटर। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 10 मीटर। ओके, इसमें इसका मास दे रखा है 24 kg। इसमें बोले रेस्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो ये कितना एंगल बना रही है लैडर, 53 डिग्री बना रही है। ग्राउंड सरफेस इज रफ, तो ये सरफेस क्या है, रफ है। सेम प्रॉब्लम है 70 kg। अब इसमें क्या है कि एक पेंटर वेइंग द 75 kg क्लाइंब अप द लैडर, वो क्या करता है,
वो यहाँ पर 75 kg का एक प्लम्बर है या पेंटर है, वो क्या करता है, इस लैडर पे चढ़ता है, ठीक है, और इफ स्टेज ऑन द लैडर एट ए पॉइंट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम दी अपर एंड, ठीक है, तो वो कहां पर रहता है, 2 मीटर फ्रॉम दी अपर एंड, मतलब यहां से 2 मीटर एंड पे यहां पर है, यहां पे कौन है, मैन ऑफ 75 kg। समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया कि मैन कहां पे है, वो ऊपर वाले एंड से 2 मीटर नीचे यहां पर है और पेंटिंग कर रहा है, और ये लैडर है, इसका मास कितना है, 24 kg, रफ वॉल है, सॉरी रफ सरफेस है, और वॉल कैसी है, यहां पर वॉल स्मूथ है, ठीक है। इसमें पूछा है व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड लैडर फॉर पेंटर टू वर्क सेफली, ठीक है, ये पूछा गया। अब देखो यहां पर ये सरफेस कैसी है, ये स्मूथ है, पिछले वाले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में बस एक ही चीज चेंज हुई है, क्या, कि हमने उसमें रॉड ले ली थी, इसमें क्या है, लैडर, और लैडर पे कौन है, मैन, ठीक है। तो अब जैसे इसका भी एक mg लगेगा तो इसका भी टॉर्क अपने को लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पहला फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स applied by the rough surface on the ladder, पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड so that men can paint safely। क्लियर है, तो सब लोग सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर जो लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम सेम अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये क्या लिखा है, यहां पर नहीं दिख रहा ना, ये है 10 मीटर, क्लियर है। सारी इक्वेशन है अपने पास में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है, ट्रांसलेशन इक्वेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए अपने को ये दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एज इट इज इक्वेशन लिखो और वैल्यूज के साथ में, ठीक है। और यहां पर फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखो, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है टॉर्क इक्वेशन, इसमें हमने बैलेंस किया हुआ है, फिर हमने म्यू निकाला है, आप भी इसमें म्यू निकालो, फ्रिक्शन और नॉर्मल निकालो, कितना आ रहा है।
आया किसी का आंसर? आंसर आया कि नहीं आया? समेशन एफ एक्स, पहले तो इसमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक तो इसका mg लग रहा होगा फोर्स और इसका मेन का लग रहा होगा। तो यहाँ पर mg कितना 240 न्यूटन ये लग रहा है और इसका कितना लग रहा है 750 न्यूटन इसका। ओके, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे और नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 इस तरीके से लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम सबका सही है? ठीक, यहाँ पर अब देखो कि N2 किसके बराबर होगा, N2 तो फ्रिक्शन के बराबर ही है, और यहाँ पर N1 किसके बराबर होगा, दिस इज mg प्लस 750, ये भी मास किसका लेना पड़ेगा, मैन का भी। तो यहाँ पर N1 किसके बराबर लिखेंगे अपन, N1 इक्वल्स टू 750 प्लस 240, तो 240 और ये दोनों मिला करके तो N1 कितना आ जाएगा, व्हाट इज N1, N1 इज 990। N1 आ रहा है सबका? अब यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, पॉइंट ए के अबाउट में वापस से टॉर्क बैलेंस कर दिया। टॉर्क बैलेंस किया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखो ये अगर 2 मीटर लेंथ है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये 8 मीटर लेंथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए के अबाउट में किस किस का टॉर्क आएगा, ए के अबाउट किस किस का टॉर्क आएगा, तो एक तो इसके आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, अगर लैडर 10 मीटर की है तो ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पर इसका लिखो पहले, इसका किधर आएगा 5 cos 53। ओके, ये तो डिस्टेंस हो गई, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 240 से। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव। ऐसे 750 वाले का क्या होगा, 750 इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी है 8 इंटू कॉस 53 इंटू क्या लिखोगे कॉस 53, ये भी डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव। अब N2 वाले का टॉर्क लिखेंगे ए के अबाउट में, उसके लिए तो वही सेम है, और कितना रहेगा, दिस इज माइनस N2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां, ये वाली डिस्टेंस देखो इसके लिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी L साइन 53, L कितना है 10, साइन 53 कितना 4/5, तो ये कितनी होगी 8 मीटर। सही है, ये कितनी होगी 8 मीटर। तो यहाँ पर N2 इंटू क्या लिखेंगे अपन 8। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, बराबर 0। तो यहां से आप N2 कैलकुलेट करो, तो ये कितना आएगा, दिस इज 5 इंटू 3/5 इंटू 240, और ये कितना है, दिस इज 750 इंटू 8 इंटू 3/5 माइनस 8 N2 बराबर 0। 5 से काटेंगे तो 150, 5 से काटेंगे तो ये कितना 720 प्लस ये कितना आएगा 150 इंटू 8 इंटू 3, ये कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 24। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 15 2 जा कितना 36, तो ये आ जाएगा 3600। ओके, एंड इसका कितना है -8 N2 बराबर 0, तो N2 बराबर कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया 0 2 और ये कितना 3 4 डिवाइडेड बाई 8, इतना तो आ गया N2। N2 इतना आया किसी का, इतना आया किसी का N2, चेक करो जल्दी से किसी का आया हो तो।
ओके गुड। एक का, सिर्फ एक का ही आया अभी तक, और किसी का? तो ये तो अपने पास में N2 आ गया, तो N2 बराबर क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन बराबर म्यू N1। N1 की वैल्यू कितनी है? 990। तो म्यू 990 इक्वल्स टू कितना है? 4320 बाई 8। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? 4320 बाई 990 इंटू 8। तो ये कितना आएगा? इसमें इसको काटेंगे तो 8 पंचो 40, 8 चौक 32। तो ये आ गया 54 बाई 99। तो म्यू की वैल्यू आ रही है 54 बाई 99। आया है किसी का आंसर ये? 18 बाई 11, 33। ओके, बस वही है ना। ये आया किसी का आंसर? नहीं आया? ऐसे मत करो। ये लिख लिया ये वाला? सिंपल सिंपल अपन ने बस वही इक्वेशन यूज किया है, दोबारा ऐसा ही प्रॉब्लम दे रहा हूं। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L। और ये लेंथ कितनी है? L/4। ठीक है। ये सरफेस क्या है? रफ सरफेस है। दिस इज स्मूथ। एंगल थीटा दे रखा है। आपको पूछा है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगी दोनों वॉल्स। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द रफ सरफेस ऑन दी, ये जो भी लैडर है इस पे। फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन दी लैडर एंड ग्राउंड सो दैट मैन, यहाँ पे मैन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, सो दैट लैडर कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। सेम प्रॉब्लम वापस से, तो थोड़ी सी वैरायटी चेंज की है। इस बार लैडर कैसी है? थोड़ी सी लंबी है। लैडर क्या है? यहाँ पर इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका L/4 पार्ट है वो ऊपर जा रहा है। कहां से? इसके टॉप पॉइंट से। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। इस वॉल ने कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इस वॉल ने कितना नॉर्मल रिएक्शन बताया। और ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर म्यू कितना चाहिए इसको रेस्ट पे रखने के लिए। दूसरा, इस वॉल ने इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया और कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया, कैलकुलेट करो। कर पाओगे?
मास ले लेना इसका m, यूनिफॉर्म लेडर ऑफ मास m। सारे फोर्सेस बनाओ पहले, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। बना लिए फोर्सेस। देखो mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे कि पीछे, राइट में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इधर स्लिप करना चाहेगा स्मूथ होता तो। फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल आ गया, mg आ गया। इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, क्या इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन N2 सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा था ये किधर लगता है, ये लगता है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कांटेक्ट सरफेस ये है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब N2 किधर लगेगा, इधर। किधर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, किसके, लेंथ के, समझ रहे हो। तो N2 उधर लग गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन कंपोनेंट लें, इधर एक कंपोनेंट आएगा और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा। सो दिस वन इज N2 cos थीटा एंड दिस वन इज N2 sin थीटा। ये समझ में आ गया। तो ये तो फोर्सेस लगे। अब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन लिखो फटाफट। पहली ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखोगे ना, तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम we will write summation fx बराबर 0 and summation fy बराबर 0। what is summation fx, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, n2 sin थीटा के बराबर होगा, पहला इक्वेशन। और वैसे फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, चलो वो तो आगे लिख लेंगे। y में बताओ, y में किसके बराबर हो इक्वेशन लिखेंगे, n1 प्लस n2 cos थीटा बराबर क्या आएगा, mg। ये समझ में आ गया। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इंटू n1। थर्ड इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब लिखो सेकेंड, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, इस पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हो। चलो मैं इस बार इस पॉइंट के अबाउट लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो अपने को पता है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अपने पास में टॉर्क कितना होना चाहिए, टॉर्क 0 होना चाहिए। और टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट में अगर 0 है तो हर एक पॉइंट के अबाउट में 0 होगा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ ए बराबर टाउ बी बराबर टाउ सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो टाउ बी बराबर 0 करके देख रहा हूं इस बार में। तो बी के अबाउट में इस N2 का टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उसी से पास कर रहा है। मतलब N2 sin थीटा N2 cos थीटा का टॉर्क नहीं लिखना, किसका लिखना है, mg का। तो mg के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स बना दो। तो लाइन ऑफ फोर्स अपन ने बना दी। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अगर L/2 है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2 cos थीटा, होगी कि नहीं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, L/2 cos थीटा इंटू mg, L/2 cos थीटा इंटू mg। डायरेक्शन क्या रहेगी, L/2 cos थीटा
और mg किधर, नीदर, तो ये प्लस रहेगा, इसका प्लस लिख दो, ठीक है। और फ्रिक्शन का और नॉर्मल का टॉर्क, तो यहाँ पे इस फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे लिखेंगे अपन, फ्रिक्शन का टॉर्क देखो, फ्रिक्शन किधर है, इधर है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो वैसे ही पहले से ऐसे बनी हुई है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एल, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस एल साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ करोगे तो ऊपर से आर तो ऐसे आ रहा है, क्रॉस एफ करोगे ऐसे, फ्रिक्शन की फोर्स इधर है ना, तो ये भी बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन का भी टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस कितनी है, दिस इज एल साइन थीटा, ओके। अब N1 का टॉर्क देखो, N1 के लिए डिस्टेंस कितनी है, N1 के लिए डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां देखो, B पॉइंट से यहां तक, ये L, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L cos थीटा। उसके लिए टॉर्क कैसा होगा, L cos थीटा, N2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये किधर जा रहा है, थंब अंदर, मतलब माइनस, तो क्या लिखोगे, माइनस N1 इंटू L cos थीटा बराबर 0। ये बात समझ में आ गई सबको, एक एक स्टेप। अब देखो L L L कैंसिल कर देंगे, और कुछ है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, N1 cos थीटा इज इक्वल्स टू F sin थीटा प्लस mg cos थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक। अब यहाँ पे तीन इक्वेशन तो ये हैं, और चौथी इक्वेशन अपने पास ये आ गई। वेरिएबल कितने, वेरिएबल अपने पास में फ्रिक्शन वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, फ्रिक्शन, N1 और N2 और म्यू भी तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब अपने पास चार इक्वेशन, चार वेरिएबल आ गए, आराम से सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर बताओ। हमें पूछा क्या गया है, पहले तो ये देखो क्या पूछा गया है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले N1 और F निकाल लो। तो N1 और F निकालने के लिए देखो, N1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, F की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो F की वैल्यू कितनी है, N2 साइन थीटा है ना, तो N2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस mg cos थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, N1 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि N1 की वैल्यू है, वो भी अपन N2 के टर्म में पुट कर सकते हैं, mg माइनस N2 cos थीटा, ओके। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो अपन को लिखनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू N1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे N1 है ना, तो म्यू N1 लिख दें, तो म्यू की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो म्यू के टर्म में आंसर आएगा N1 का, नहीं वो भी नहीं चाहिए, चलो N1 और N2 निकाल लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो N1 cos थीटा बराबर N2 sin स्क्वायर थीटा प्लस mg cos थीटा आ रहा है, ओके। और एक इक्वेशन अपने पास में ये है, दिस इज N1 प्लस N2 cos थीटा प्लस इक्वल्स टू mg, ये है ना। तो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या है N2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो N2 आएगा, बट N2 अपने को N1 को एलिमिनेट कर देंगे, ओके। तो इसमें ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं cos थीटा से, सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 cos थीटा प्लस N2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू mg cos थीटा, ये आएगा cos थीटा से मल्टीप्लाई करने पे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस N2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा अपने पास में N2 sin स्क्वायर थीटा माइनस mg cos थीटा बाई 2, ये आएगा। तो यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, तो N2 बराबर क्या आएगा, mg cos थीटा बाई 2, N2 आ गया। N1 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू आ गई ना, N2 की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा बाई 2, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, तो N1 बराबर हम लिखेंगे, N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, mg बाई 2 cos स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पे mg माइनस mg बाई 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये N1 की वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज mg बाई 2 को कॉमन ले लेंगे,
2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में n1 की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहे हो सर? व्हाट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B, L/4 is also present after B। नहीं, उसका अपने पास जो L/4 ऊपर बचा हुआ है ना, उसका अपने पास में कोई यूज नहीं है। जो L/4 यहाँ पर बचा हुआ है ना, इसका ऐसे मत कर देना कि इसका मास लेकर के यहाँ पे आप लगाओ टॉर्क। वो अपन ने पूरा रोड का ले लिया ना यहाँ पे mg, इसलिए अपने को उसका कोई यूज नहीं है, उसको पड़े रहने दो। तो यहाँ पर n1 आ गया, n2 आ गया, फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? म्यू n1 होगा, और फ्रिक्शन बराबर किसके बराबर है? n2 साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, n2 की वैल्यू अपने पास में है, तो म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा बाई 2, ये लिख रहा हूं, फ्रिक्शन बराबर n2 इंटू साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? म्यू n1। म्यू कितना है निकालना है, n1 कितना है? mg बाई 2 इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो यहां से सॉल्व करेंगे तो mg बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं, दिस इज, ये तो mg बाई 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? ये ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ सही है। ये हमने जो लिखा है, ये डिस्टेंस L नहीं है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है? ये L/4 है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3L/4। तो इसको 3L/4 कर लो, और फिर यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये कितनी बचेगी? L/4। तो L/4 का पार्ट जाएगा इधर, तो ये क्या आएगा? L/4 cos थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? L/4, और ये डिस्टेंस कितनी बची? 3L/4, तो इसका भी पार्ट कितना जाएगा? 3L/4। हाँ, सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे ही है, बट वो L/2 यहाँ से L/2 और ये इस एंड से L/2, तो ये डिस्टेंस तो L/4 ही होगी ना। फिर दोनों एंड के एकदम बीच में होगा L/2 पे, तो इधर से L/2, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये L/4 ऊपर गई ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3L/4, तो यहाँ पे ये L/4 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर ये अपने को पूरी कैलकुलेशन में इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। L/4 cos थीटा ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3L/4 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 3L/4 sin थीटा। तो यहाँ पर जहां पर भी हमने जैसे L/2 यूज किया, वहां पे अपने क्या यूज करना है? L/4, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन? L sin थीटा की जगह 3L/4, और यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? 3L/4। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में, ओके, तो ये 2 वाला पार्ट है ना, n1 इंटू 3L/4, तो 3/4 बचेगा इधर, इधर भी कितना बचेगा? 3/4, और इधर कितना बचेगा? 1/4। क्लियर है? इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज n1 cos थीटा प्लस n2 sin थीटा इंटू साइन थीटा इंटू mg cos थीटा, और इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे क्या जाएगा? 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बस यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 3 होने के बाद में फिर हम लिखेंगे n1 बराबर mg माइनस mg बाई 3। ओके, तो यहाँ पर ये 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 3। ओके, तो ये यहाँ पे चेंज हुआ। फिर अपन लिखेंगे क्या? f बराबर n2 sin थीटा, n2 sin थीटा मतलब यहाँ पे आएगा
3 इंटू N2 साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ पे कितना आएगा, दिस वन इज N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, mg/3, और ये आएगा अपने पास में 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल N1 N2 फाइंड कर लिया, फ्रिक्शन फाइंड कर लिया, म्यू वैल्यू फाइंड कर ली। स्टेप सारी समझ में आ गई ना? टॉर्क जीरो किया है हमने, ट्रांसलेशन इक्वेशन इक्विलिब्रियम में हमने ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखी, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई जीरो किया है। हो गया नोट? आ गया ना समझ में? चले आगे। हमने टेंशन वाला एक प्रॉब्लम किया था। सपोज अपने पास में एक स्क्वायर लैमिना है, ठीक है, स्क्वायर लैमिना, इसकी साइड कितनी है, ए, और इसको यहां पर हिंज किया गया है, इस पॉइंट के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में इसको हिंज किया है। मतलब ये कैसे रोटेट कर सकती है, वर्टिकल प्लेन में अगर इसको छोड़ेंगे तो। और यहां पर हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया है, ये डिस्टेंस कितनी है जहां पे इसको अटैच किया है, दिस इज a/2, इस पॉइंट पे अटैच किया। आपको पूछा है इसमें टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगी ये हिंज। तो NH हिंज कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, या नॉर्मल रिएक्शन लिख लो ना। और दूसरा टेंशन फोर्स कितना होगा ये बताओ। अगर इसका मास कितना है, दिस इज यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना ऑफ मास m।
हाँ इक्विलिब्रियम में है। एफबीडी बनाओ सबसे पहले। कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? 3। तो ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखो पहली, बैलेंस करो। दूसरा टॉर्क इक्वेशन लिखो। आ रहा है? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और एक क्या लगा है? mg। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसके लिए अपन क्या करेंगे? पहला समेशन fx बराबर 0, तो x में तो कोई फोर्स है ही नहीं। दूसरा समेशन fy बराबर 0 इम्प्लाइज y में कौन कौन है? नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस mg बराबर क्या होगा? 0। तो नॉर्मल और टेंशन मिला के किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ये एक इक्वेशन आ गई। तो वेरिएबल कितने हैं अपने पास यहाँ पे? नॉर्मल और टेंशन। तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन तो चाहिए। तो अपन इसमें क्या करेंगे? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वहां पर क्या लिखेंगे? वहां पर पहला यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट लिखें? टॉर्क अपन इस हिंज के अबाउट में लिख देते हैं, ओ के अबाउट में। तो टॉर्क अबाउट ओ इज 0। वैसे किसी के भी अबाउट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम किसके अबाउट लिख रहे हैं? ओ के अबाउट में। ठीक। तो ओ के अबाउट में अगर देखें तो पहले यहाँ पे ये टेंशन फोर्स और mg फोर्स दो ही बचे। नॉर्मल का तो कितना होगा? 0। तो यहाँ पर mg का टॉर्क क्या होगा? mg। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? √2a। और यहां से यहां ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज a बाय √2। ठीक है। तो mg इंटू a बाय √2 ये आ गया। mg इंटू क्या आया? a बाय √2। तो यहाँ पर टॉर्क कैसा होगा? r क्रॉस f, मतलब इनसाइड, दैट इज नेगेटिव। ये समझ आया? प्लस अब टेंशन का टॉर्क, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो टेंशन का टॉर्क लिखने के लिए यहाँ पर ये टेंशन का लाइन ऑफ फोर्स बना दो। ये लाइन ऑफ फोर्स बन गया। इस हिंज से इसकी डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये तो डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ से यहाँ a बाई √2 है, और ये यहाँ से अगर अपन देखें तो ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो ये अगर a बाई 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये वाली a बाई 2 cos 45। ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी? ये a बाई 2 है, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो a बाई 2 cos 45। और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन बोले o से p तक डिस्टेंस कितनी है? OP इक्वल्स टू √2a है, और ये m मान लो इसको। तो और pm बराबर कितना है? a बाय √2, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि a बाई 2 cos 45। तो OM बराबर क्या होगा? दिस इज OP बाई OP माइनस PM। ओके। तो OP कितना है?
√2a माइनस ये कितना है a/√2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 2, ये तो 2 हो गया ना, तो 2 - 1 1, तो ये कितना आया a/√2। ओके सॉरी, ये a/2 cos 45 करेंगे तो a/2√2 आएगा ना, ये a/2 cos 45 करोगे तो क्या आएगा a/2 2√2, सॉरी a/2√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 - 1 कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 3a/2√2, 3a/2√2। तो ये आ गया अपने पास में OM की डिस्टेंस जहां पे टेंशन लग रही है। ओके, तो ये अपन लिखेंगे T2 इंटू 3a/2√2 बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहां से अपने को टेंशन डायरेक्ट मिल जाएगा, टेंशन कितना है a से a कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, T इक्वल टू कितना आ रहा है 2mg/3, टेंशन कितना आ रहा है 2mg/3, तो इंप्लाइज नॉर्मल बराबर कितना आ जाएगा, नॉर्मल और टेंशन मिला के कितने थे mg, ये कितना बचेगा mg/3, तो नॉर्मल कितना आया mg/3 और टेंशन कितना आया, दिस इज 2 mg/3। आया था किसी का आंसर, ये किसी ने निकाला ये आंसर, इसी में पार्ट 2 क्वेश्चन का, इफ थ्रेड is cut, find the first angular acceleration of the lamina, कितना होगा, सेकंड acceleration of point P, थर्ड normal reaction by hinge at the just after cutting the thread। ये तीनों चीजें आपको बतानी है, जैसे ही हमने थ्रेड को कट किया उसके तुरंत बाद एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या होगा, एंड O या सॉरी C सेंटर ऑफ मास, C क्या है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और पॉइंट P का एक्सेलरेशन कितना होगा जैसे हमने थ्रेड को कट किया, और फिर पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन बाय दी हिंज, हिंज ने कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया जस्ट आफ्टर कटिंग दी थ्रेड। समझ गए, तो ऐसा सवाल हमने किया है लास्ट क्लास में, कैसा, एक रॉड ली थी कि नहीं, तो सब लोग वो प्रॉब्लम देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको उसी की तरह। तो इसमें हमने जो थ्रेड ली थी इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे कट कर दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको कट कर दिया था, और कट करने के तुरंत बाद हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा था, और तीसरा क्या पूछा था अपन ने, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो तीनों सवाल ये एकदम रिपीट कर रहे हैं, बट इस बार सिचुएशन अलग है। तो प्रॉब्लम के लिए आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है, सेम जो अपन ने किसमें किया था, रॉड में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, कैसे प्रोसीड करना है।
यहाँ पर भी पहले क्या लिखोगे, जैसे ही कट किया थ्रेड को हटा दो, थ्रेड को हटाने के बाद ये रोटेट करना चालू करेगा, अल्फा एक्सेलरेशन मान लो, एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दी ओ। देन यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर वो अप्लाई करो। वो फोर्सेस लगाने के बाद आपको कौन कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वहां पर पहली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी समेशन एफ आई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल में किसका एक्सेलरेशन लिखते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास का। दूसरा यहाँ पर रोटेशनल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टेंशन तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, नॉर्मल रिएक्शन बचेगा। और एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पता अपने को, और दूसरा क्या नहीं पता अपने को, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा वो नहीं पता। तो इन दोनों के लिए दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल अपने पास हैं, दो इक्वेशन अपने पास कहाँ से आएगी, समेशन एफ वाई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। दूसरी इक्वेशन अपन टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू, यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि रोटेट कर रहा होगा, अब वो रोटेट कर रहा होगा, रोटेट करेगा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करे तो अपन क्या लिखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, दैट इज जो भी टॉर्क है इस बॉडी के ऊपर, जितने भी फोर्सेस लगे ना, उन सब टॉर्क, उन सब फोर्सेस का टॉर्क के बराबर कर देना है। तो आपने को एक और चीज चाहिए यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में, ओ के अबाउट में। तो ओ के अबाउट में आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करो, किसका, इस स्क्वायर लेमिना का। तो ऐसा प्रॉब्लम अपन, मैंने लेमिना के लिए आपको करवाया था, वो याद करने के लिए भी बोला था। स्क्वायर लेमिना का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लेमिना अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ लेमिना कितना होता है। मैंने रेक्टेंगुलर लेमिना का भी याद करने के लिए बोला था और इसका भी याद करने के लिए बोला था। गुड, एम ए स्क्वायर बाय 6 कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाय 6 होता है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। तो ओ के अबाउट कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में कितना होता है, दिस इज एम ए स्क्वायर बाय 6, इसके अबाउट में एम ए स्क्वायर बाय 6, मुझे किसके अबाउट चाहिए, ओ के अबाउट में। तो यहाँ पर सी से ओ पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे अपन, पैरेलल एक्सिस है ना ये दोनों, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई अबाउट ओ निकालना है तो क्या लिखेंगे, आई अबाउट सी प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ए बाय रूट टू स्क्वायर। आई अबाउट सी कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 6, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एम ए स्क्वायर बाई ये हो गया 2, तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 6, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू एम ए स्क्वायर, सो 2/3 एम ए स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर लेमिना अबाउट ओ। तो जो अपने को चाहिएगा सेकंड इक्वेशन जब लिखेंगे ना अपन, तब ये इक्वेशन अपने को चाहिए। अब फटाफट से आंसर बता दो कितना आंसर आ रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमने कट किया, कट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे है ना, कट करने के बाद क्या होगा, ये रोटेट करना चालू करेगा इसके अबाउट अल्फा से, तो ये एक mg फोर्स लगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर पहले तो अपन क्या लिखेंगे, समेशन एफ वाई, ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे। तो समेशन एफ वाई, एक्स में कोई फोर्स नहीं है इसलिए मैं एफ एक्स नहीं लिख रहा, तो समेशन एफ वाई बराबर क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू इन डायरेक्शन वाई। तो यहाँ पर समेशन एफ वाई, नीचे कितना है mg और ऊपर कितना है n, बराबर क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो सी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो AC इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज a बाय रूट 2, तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू a बाय
√2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC, और AC की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, a/√2। तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू दिस। तो ये इक्वेशन आ गई 1। दूसरी इक्वेशन अपने को कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, रोटेशनल इक्वेशन। रोटेशनल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, अब टॉर्क जीरो है क्या, नहीं, तो टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है तो उस एक्सिस के अबाउट में अपन ने टॉर्क लिखा, तो टाउ अबाउट ओ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई अबाउट ओ इंटू अल्फा। तो टाउ अबाउट ओ कौन दे रहा है, टॉर्क mg दे रहा है, तो mg का डिस्टेंस कितना है, a/√2 बराबर आई अबाउट ओ, ये निकाला कितना आ रहा है, 2/3 ma² आ रहा है ना, तो 2/3 ma² इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, अल्फा। तो m से m को काट दो, a से a को काट दो, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, दिस इज 3g/2√2। सो अल्फा कितना आ रहा है, 3g/2√2 आ रहा है किसी का आंसर ये। अब अपने को पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, AC बराबर कितना है, अल्फा इंटू a/√2। तो अल्फा कितना है, 3g/2√2 इंटू ये कितना है, इसका कितना है बताओ, डिस्टेंस a/√2 है ना, तो a/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक a नीचे हो रहेगा, ठीक है। तो a से a कैंसिल, तो आंसर नीचे आ रहा है ये अपने पास में 3g/4। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, 3g/4, ठीक। और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 3g/2√2a इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी, P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, हिंज पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस ये होगी √2a। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3g/2। तो इसका कितना आ रहा है, 3g/2। ओके, तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा 3g/2, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3g/4, और बचेगा कौन सा, नॉर्मल। तो नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इक्वल्स टू लिखेंगे mg माइनस m इंटू ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 3g/4। तो नॉर्मल इज mg/4। तो ये अपने पास में थर्ड आ गया। थर्ड का आंसर कितना आ रहा है, आ रहा है आंसर mg/4। देख लो, इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो। सही है, समझ में आ गए दोनों प्रॉब्लम, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम था, पार्ट 2 यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, उसमें रोटेट कर रही है बॉडी, किसके अबाउट में, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में। तो यहाँ पर अभी तक अपन ने जितना पढ़ा सारा काम में आ गया, ऐसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी पीछे वाला सारा काम आएगा, इसलिए रिवीजन करते रहो। और जो भी चीजें अपन ने नोट्स में लिख ली वो एज इट इज याद रहनी चाहिए, एकदम रट जानी चाहिए। जो हाईलाइट करते जा रहे हो उसको याद करते जाओ। नोट हो गया, याद हो तो अपन ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, पुली वाले प्रॉब्लम किए थे। उसमें हमने अजम्पशन माना था, क्या अजम्पशन लिया था कि जो पुली है दैट इज वेरी स्मॉल, दूसरा पुली इज फ्रिक्शनल लेस। तो पहली बात तो पुली स्मॉल भी नहीं है अपने पास, रियल में पुली देखेंगे तो उसमें क्या होता है, तो उसकी कुछ डायमेंशन होती है। डायमेंशन किस टाइप की होती है, डिस्क टाइप की, उसकी एक डायमेंशन होती है। तो वहां पर दूसरी बात है कि अपन ने फ्रिक्शनल लेस माना था पुली को, तो इसका मतलब पुली फ्रिक्शनल लेस भी नहीं होती है। तो और तीसरा अपन क्या माने थे, वहां पर फ्रिक्शनलेस थी तो मतलब जो रोप थी वो क्या कर रही थी, स्लिप पुली पे। और मासलेस पुली भी माना था, और एक्चुअली में मासलेस भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम पुली पे क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हम कुछ अजम्पशन ले लेंगे।
ठीक है ना। तो वो अजम्पशंस का वो ध्यान में रखते हुए आगे के 2-3 प्रॉब्लम है वो समझते हैं। ये नोट हो गया, किसी का बाकी तो नहीं है? तो नेक्स्ट देखो, इसमें पुली प्रॉब्लम। तो पुली प्रॉब्लम में जैसे कि सपोज यहाँ पर एक पुली है, ज्यादा बड़ी होगी पुली, सपोज ये पुली है, ओके। अब यहाँ पर हमने 2 मासेस लगा रखे हैं। सपोज यहाँ पे M2 है और ये मास क्या है, M1, और इसको स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। स्ट्रिंग अभी भी आइडियल है। स्ट्रिंग कैसी है? दिस इज आइडियल स्ट्रिंग। बट पुली यहाँ पे क्या है, पुली हैज मास m, इसका मास कितना है m, और इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है r। तो यहाँ पर रेडियस r है और मास m है, और ये पुली किस टाइप की दे रखी है यहाँ पे, गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। देखो अलग अलग टाइप की पुली होती हैं, तो उन पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो हमने यहाँ पे डिस्क माना है इसको, तो ये क्या है, mr²/2। कुछ जगह वो आपको mr² भी दे सकता है, तो आप वही एज्यूम करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I है, तो हमने I लेकर के चलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहाँ पे पुट कर देना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें डिपेंड करेगा केस टू केस या फिर अपने पास जो प्रॉब्लम दी है उस पर, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर कि एक तो अपने पास दोनों चीज हट गई कि मासलेस वाला पॉइंट भी हट गया और डायमेंशन भी इसकी है, तो इसका मतलब डायमेंशन वाला केस भी इसका हट गया, क्योंकि ये अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज है यहाँ पर ये रफ है, ये वाली क्या है, रफ है, तो यहाँ पे रफ पुली है, और यहाँ पर फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है सो दैट कि ये जो रोप होगी ये इस पुली पे स्लाइड नहीं करेगी, समझ रहे हो, ये स्लाइड नहीं कर सकती। तो स्लाइड नहीं करने का मतलब ये स्लिप नहीं करेगी। स्लाइड करने का मतलब ये क्या बोलूं मैं यहाँ पे, कि रोप है वो पुली पे स्लिप नहीं करेगी, क्या करेगी, वो पुली को रोटेट कराएगी, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो लगेगा वो किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस है, मतलब ये रोप है, सपोज ऐसे मान के चलो ये पेन है, ये पेन तो रोप है, ठीक है, और ये हाथ हथेली क्या है, पुली। तो इसका मतलब रोप चलेगी तो पुली भी चल रही है। स्लिपिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब रोप और पुली साथ साथ चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर ऐसा हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रोप इज स्लिपिंग ओवर द पुली, तो इस केस में ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये स्मूथ पुली हो। पहले कैसा केस था, स्मूथ पुली था, यहाँ पे स्लिप करती थी, तो इसका मतलब यहाँ पर अब स्लिप नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, friction is sufficient so that rope doesn't slip over the pulley। तो यहाँ पर इनके बीच में इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको 99% प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा दिया होगा कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट सो दैट कि दिस रोप डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। तो इसका मतलब है कि पुली और जो मतलब पुली का जो पॉइंट है और रोप का जो पॉइंट इसके साथ टच हो रहा है वो क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है।
अब साथ साथ चलेंगे तो इसका मतलब पुली है वो तो क्या कर सकती है, वो तो रोटेट कर सकती है। तो अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है, m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो पुली किधर रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? m2 ग्रेटर देन m1 है तो ये ऐसे आएगा ना, तो पुली ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी और इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा। और यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो ये एक्सेलरेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हम कैसी सिचुएशन ले रहे हैं। बट यहाँ पर तो एक ही सिचुएशन है क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा एक ही है। अगर मान लो ऐसी अपन ने दो पुली लगा दी जिनका अल्फा क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। रोप एक होगी बट एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। क्यों, आगे समझते हैं उस चीज को। तो पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन a1 और यहाँ पे एक्सेलरेशन a2। मैंने a1 a2 क्यों माने हैं, मैंने जनरल केस के लिए माने हैं सो दैट कि आपको आगे ये चीज समझ में आए कि अल्फा अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम दूसरा सिस्टम ले जिसमें अल्फा अलग अलग हो सकता है, एक रोप में दो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल हैं। दूसरा, अब दो एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं तो यहाँ पे टेंशन भी क्या दो पॉसिबल हैं, हाँ डेफिनेटली। तो यहाँ पे टेंशन भी क्या होगी, अलग अलग, टेंशन भी क्या होगी, अलग अलग। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक हम ये पढ़ते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, एक ही, बट यहाँ पर अलग। क्यों, उसका रीजन पढ़ेंगे। अब देखो ये चीज पूरा सिस्टम समझ में आ गया क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लिप नहीं हो रही, ठीक है, ये ऐसे चलेंगे ब्लॉक और ये रोटेट करेगा, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक। इस रोप में टेंशन अलग अलग है, इनका एक्सेलरेशन अभी मैंने अलग अलग माना है, हो सकता है सेम भी हो और अलग भी हो, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर। तो ये अपन एक सिंपल सा केस लेकर के चलते हैं, इसके बाद कुछ और केसेस और करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे ये पुली है, ब्लॉक है, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। तो पहले इस ब्लॉक के ऊपर देखो कि एक तो m2g फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन T2 और एक्सेलरेशन A2 नीचे की तरफ माना। यहाँ पर m1g फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो पुली पे क्या सिचुएशन हो रही है, देखो ये सपोज पुली है, ठीक है। इस पुली को अगर अपन खोल दें, पुली को अगर अपन यहाँ पर ऐसे सपोज यहाँ से मैंने खोला इसको, एक मान लो कि वायर टाइप का है, इसको खोलेंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और इस पे साथ में क्या है, रोप। रोप अपन रेड पेन से बना देते हैं, सपोज ये क्या है, रोप है, इसके ऊपर रोप कहां पर है, इसके ऊपर ये रोप है और ये क्या है, पुली। ब्लैक लाइन जो है वो पुली है, रेड लाइन क्या है, रोप। तो रोप किधर चल रही होगी, लेफ्ट की राइट, रोप किधर चलेगी, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट में। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है रोप का, ये लेफ्ट में, इस पे टेंशन कितना लगेगा, T2। इस पे टेंशन कितना लगेगा, ये किधर लगेगा, राइट। क्यों, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। ये बात समझ में आई, रोप की कहानी समझ में आ गई। अब T1 और T2 सेम होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तब यहाँ पे अगर सपोज करो T2 ज्यादा है T1 से, तो रोप किधर स्लिप होना चाहिए, रोप किधर स्लिप होना चाहिए, अगर T2 T1 से ज्यादा है तो रोप किधर स्लिप होना चाहिए, लेफ्ट में। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये स्लिप हो रही है क्या, नहीं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट में। किसके ऊपर, रोप के ऊपर। किसके ऊपर, रोप के ऊपर। तो रोप है, इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, किधर, राइट। तो पुली के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट। पुली के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट। ये बात समझ में। तो पुली, अब सोचो अपनी पुली तो ऐसे है ना, पुली तो ऐसे है, तो और पुली पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ऐसे सोचो, ये मैंने मिडिल वाले पॉइंट यहां से लिया, ठीक है ना, इसमें फ्रिक्शन लेफ्ट, मतलब आप इसको ऐसे घुमा दोगे
इसको पूरा ऐसे घुमा दोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, मतलब इसको आप पूरा कर्व बना दोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर ये घूम कैसे रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे और इस पे जाएगा तो फ्रिक्शन ऐसे। फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? हर एक पॉइंट पे देखो तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा ना। अब किसी पॉइंट के ऊपर थोड़ी फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन एफ है किसी एक पॉइंट पे लग रहा है कि पूरी सरफेस, मतलब जो पुली के जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन पे मिला के लग रहा है। सारे पॉइंट पे मिला के नेट मैग्नीट्यूड एफ है ना, किसी एक पॉइंट पे थोड़ी लग रहा है वो। तो यहाँ पे सब पे मिला के एफ है, सब पे मिला के क्या है? एफ। तो मैं इसलिए एक एफ लिख रहा हूं। तो यहाँ पर देखो इस फ्रिक्शन ने क्या किया होगा, इस फ्रिक्शन ने इस पुली को रोटेट किया होगा। रोटेट करने का काम कौन कर रहा है? इस फ्रिक्शन ने। और ये फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फ्रिक्शन ने रोटेट किया है। तो इसका मतलब ये घूमेगी तो इस पे क्या आएगा? अल्फा। घूमेगी तो क्या होगा? अल्फा आएगा। चलो अब पुली का भी काम खत्म। अब अपन इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। तो पहली तो अपने पास में वही सीधी रटी रटाई कहानी, ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखोगे? एक्स डायरेक्शन में तो लिखने की जरूरत नहीं है, कौन से डायरेक्शन में लिखोगे? समेशन एफ वाई इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, अलग अलग ब्लॉक हैं, तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई लिखेंगे। तो पहले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो T1 माइनस M1G इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? M1A1। ओके। दूसरे ब्लॉक के लिए क्या लिखा जाएगा? M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A2। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन समझ में आ गई? पहले देखो अपने पास क्या होता था, एक्सेलरेशन और टेंशन सिर्फ दो ही वेरिएबल होते थे, दो इक्वेशन में काम चल जाता था। बट यहाँ पे टेंशन क्या है? अलग अलग है, इसलिए तीन वेरिएबल हो गए। और एक्सेलरेशन भी अगर अलग अलग हो गए तो कितने वेरिएबल हो गए? चार। एक्सेलरेशन भी अलग अलग हुए तो कितने वेरिएबल हुए? चार। अब यहां पर देखो कि अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, ये वाली स्ट्रिंग इस पे ऐसे बंधी है। स्ट्रिंग रेड है ना, चलो रेड ही देते हैं। ये वाली जो स्ट्रिंग है वो ऐसे है, और ये वाली स्ट्रिंग ऐसे है। इसमें टेंशन कितनी है? इसमें टेंशन कितनी है? T1, और इसमें टेंशन T2। तो आप ये देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, इनका एक्सेलरेशन क्या है? इनका जो एक्सेलरेशन होगा वही तो रोप के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इस रोप के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन वही तो होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन, ये ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लो, तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? A2, और ए बी बराबर क्या होगा? A1। ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा रोप के हर एक पॉइंट का होगा कि नहीं होगा? बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस रोप के हर एक पॉइंट का होगा। तो ए बी बराबर A1, ए बराबर A2। अब ए और ए बी कैसे निकालेंगे? सर्कुलर मोशन आ गया। सर्कुलर मोशन देखो, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका आएगा अल्फा क्रॉस आर। तो अल्फा किधर है? अंदर की बाहर। तो अल्फा है बाहर, अल्फा क्रॉस आर मतलब ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ, ए बी बराबर कितना है? अल्फा, रेडियस कितनी है? आर। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, दिस इज ए, और ए किसके बराबर है? अल्फा आर। तो ए बराबर अल्फा आर, ए बी बराबर अल्फा आर, मतलब ए बराबर क्या है? ए बी। किसमें? मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन इसकी नीचे और इसकी ऊपर। ये समझ आया? अरे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर ए पॉइंट जो एक्सेलरेशन होगा वो हर एक पॉइंट का होगा ना, बी का भी ऐसा ही होगा। तो इस स्ट्रिंग का में हमने एक्सेलरेशन कितना माना था? A2 माना था। और इसके लिए कितना माना था? A1। इसके लिए क्या माना था? A1। ओके। तो इसका A1 और इसका A2 माना था, तो AB किसके बराबर होगा? A1 के बराबर ही होगा। और कोई भी सर्कल में जो पेरिफेरी पे जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अगर ये अल्फा से रोटेट कर रही है, डिस्क है, रिंग है, जो भी है,
ये पुली अगर अल्फा से रोटेट कर रही है तो अल्फा क्रॉस आर होगा ना, तो अल्फा बाहर की तरफ, क्रॉस आर मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, एंड इसका क्या होगा अल्फा क्रॉस आर मतलब नीचे की तरफ किसका, ए का। तो ए का भी अल्फा आर है, इसका भी अल्फा आर है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, ए बराबर ए बी, मतलब ए वन बराबर क्या होगा ए टू। तो अपने पास थर्ड इक्वेशन कहां से आ रही है, इसको अपन बोलेंगे कंस्ट्रेंड इक्वेशन। सेकंड क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंड इक्वेशन। इसमें अपन क्या लिख रहे हैं, ए इक्वल्स टू, या सॉरी ए वन इक्वल्स टू ए टू इक्वल्स टू अल्फा आर, ठीक है। सेकंड, थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड, रोटेशनल इक्वेशन। रोटेशनल इक्वेशन में अपन टॉर्क लिखेंगे, रोटेशनल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, टॉर्क। तो टॉर्क घूम कौन रहा है, ब्लॉक घूम रहे हैं कि डिस्क घूम रही है या पुली घूम रही है, पुली घूम रही है ना। तो पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, किसके अबाउट में, एक्सिस ओ के अबाउट में, तो आई अबाउट ओ इंटू अल्फा बराबर क्या लिखोगे, टॉर्क। टॉर्क ही है, इस पुली के ऊपर टॉर्क कौन लगा रहा है, पुली के ऊपर टॉर्क कौन लगा रहा है, यहां पर फ्रिक्शन लगा रहा है ना, रोप क्यों लगाएगी, फ्रिक्शन लगा रहा है, रोप और पुली के बीच में कौन है, फ्रिक्शन है ना। तो यहां पर इसको घुमा कौन रहा है, ये फ्रिक्शन घुमा रहा है। तो फ्रिक्शन कितना टॉर्क लगाएगा, फ्रिक्शन किसके बराबर है, देखो T2, अगर इस पॉइंट का इस सरफेस के साथ एक्सेलरेशन देखें तो क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब T2 बराबर क्या होगा, T1 प्लस F1 है, सॉरी T1 प्लस Fs होगा। व्हाट इज Fs, Fs इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो आई नॉट इंटू अल्फा किसके बराबर होगा, कौन घुमा रहा है पुली को, फ्रिक्शन। Fs का टॉर्क कितना होगा, Fs फोर्स पेरीफेरी पे लग रहा है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जिसके अबाउट घूम रहा है r, तो इसके अबाउट घूम रहा है ना, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है r, तो Fs इंटू आर किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू अल्फा के बराबर, ठीक है। और अल्फा आर बराबर क्या है, a1 बराबर a2 बराबर क्या लिख देंगे a, तो यहां पर अपन ऐसे लिख देते हैं, दिस इज m1a, दिस इज m2a, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं दिस इज a बाई आर बराबर Fs। Fs किसके बराबर लिखेंगे, T2 माइनस T1 इंटू आर, ओके। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू आई नॉट ए बाई आर स्क्वायर। तो इस ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, कैसे आएगा, ये आएगा 2 को माइनस करो 1 से, ठीक है। तो 2 को माइनस करेंगे 1, सॉरी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फिर तो नहीं आएगा ना, 1 में से माइनस करेंगे तो 2 तब आ जाएगा, कैसे, T2 माइनस T1, अरे 1 में से अगर 2 को माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, ऐड कर दें तब हो जाएगा क्या, नहीं, मतलब इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -1, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने और ऐड किया, -2 -1, समझे। तो -2 -1 क्या होगा, तो ये तो T2 माइनस M2G, ये क्या होगा माइनस M1G, क्या हो जाएगा प्लस M1G हो जाएगा ना। तो यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 माइनस M2 माइनस M1G इक्वल्स टू, इधर देखो दोनों को माइनस किया था ना अपन ने और ऐड किया था, मतलब यहां पर इन दोनों को माइनस करके ऐड करो, कितना आएगा, उधर ले गए ना इसको, ये तो माइनस M1A आएगा, अरे इसको ऐड करेंगे तो माइनस M1A और ये माइनस M2A, तो माइनस M1A और माइनस M2A, तो माइनस M1 प्लस M2A ये आएगा, क्लियर है, सही तो लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, इसको यहां पर रिप्लेस कर दो, तो ये आएगा
m1 प्लस m2 प्लस आई नॉट बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करो, एक बार समझ में आएगा। मैं 2-3 स्टेप यहाँ पे कैलकुलेशन में हटा रहा हूँ। इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू जी, ये आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, तो ए तो मेरा आ रहा है कितना, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई नॉट बाई, मास कहाँ गया इसका, आई नॉट बाई आर स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, आई नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो टेंशन T1 आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, टेंशन T2 आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ए बराबर क्या है, अल्फा आर। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, g बाई आर। ये अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम यहां पर वेरिएबल कितने हो गए, T1 T2 A1 A2। ओके, तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन लिख करके ये सॉल्व कर सकते हैं। देख लो, कोई भी स्टेप में अगर डाउट लग रहा हो तो पूछो। सारी स्टेप खुद से कैलकुलेट कर करके लिखो भाई। एक आध स्टेप मैंने अगर हटा दी है लास्ट में क्योंकि स्पेस कम था। हाँ, मैंने ये लिखे हैं -1, मतलब इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये आ रहा है T2 माइनस T1 माइनस M2 माइनस M1 इंटू जी बराबर माइनस M1 प्लस M2 इंटू ए। फिर इसको वापस इधर लेके गया, इसको इधर लाया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, सॉरी, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो यार m1 प्लस m2 प्लस आई नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू ए बराबर m2 माइनस m1 इंटू जी। तो आपने वहां पर याद हो तो वहां पर अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती थी, वहां पर अगर डिस्क रोटेट नहीं कर रही होती, फ्रिक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहां पर वैल्यू कितनी आती थी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 आती थी ना। वहां पे कितना आता था एक्सेलरेशन, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 आता था। बस यहाँ पे आई नॉट बाई आर स्क्वायर एक नया टर्म ऐड हुआ है। इसका मतलब अब एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा कि कम आएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा, ठीक है। और टेंशन दोनों में अलग अलग आएगी, क्यों, कि जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो टेंशन अलग अलग आएगी। देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे m1 है और वहां पे m2 है। तो टेंशन निकालो, टेंशन कितना आ रहा है, पहली और दूसरी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल के टेंशन निकालो, कितना आ रहा है, कितना आया, कैलकुलेशन फास्ट करो। जिसने कैलकुलेट कर लिया है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सेकंड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। स्टेप सारी देख लेना इसमें।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली दे रखा है 20 kg मीटर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस r और इसका रेडियस कितना है 2r। ओके, ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इनको यहाँ पे छोड़ दिया है सिस्टम को। तो सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, तो आपको पूछा है एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दी पुली, वो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें अल्फा कितना होगा, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना होगा, थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक कितना होगा, फोर्थ इसमें टेंशन T2 कितना होगा, इसमें टेंशन T1 कितना होगा, T1 एंड T2 कितना होगा, बताओ। और क्या बच गया, सारे आ गए ना। तीन मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। स्टेप सारी बोर्ड पे लिखी हुई है, पुराने वाले प्रॉब्लम की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एक स्टेप में, बाकी सब कुछ कॉमन है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बुक दी जा रही है, ये ऐसा एग्जाम है मतलब क्वेश्चन है जिसमें आपको बुक सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप फिर भी सॉल्यूशन लिख पाते हो कि नहीं। हिंट, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग होगा। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग। ओके, सही है। हाँ प्रिंस, बताओ, एक्सेलरेशन सेम होगा अलग अलग।